Economics on semester 2, rather intermediate mathematical methods for economics, rather MME 2 डिस्कस करने आ रहे हैं। यानी कि MME का कोर्स आपकी rather 3 पार्ट्स में, सेमेस्टर 1 में ऑब्वियसली आपकी जो थी वो हैमंड का एक पार्ट हम यूज़ कर रहे थे, rather चैप्टर नंबर 9 तक, और सेकेंड पार्ट में आपकी इंटरमीडिएट वाली पार्ट है। इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके वो चैप्टर नंबर 17 तक जाएगा, जो मैं अभी डिटेल्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 ऑनवर्ड जो चैप्टर्स होंगे वो आपके एडवांस एमएमई के अंदर होगी इंक्लूड। तो आइए जरा, यूनिट नंबर 1 इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपको चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं? दैट इज चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम हैमंड। ठीक है, इस लीनियर अलजेब्रा में रादर 2 पार्ट्स हैं आपके। एक पार्ट आपकी वेक्टर्स की है, और सेकंड पार्ट इज मैट्रिसेस। एक तो वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सेकंड पार्ट इज मैट्रिसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 2 पार्ट का कंबाइंड चैप्टर है आपका। मैट्रिसेस में ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस में जहां तक आपने 12th में कर रखा है वो आपके बुक में है, क्लियर? मतलब ये जो हैमंड वाली बुक है इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बी क्लियर दुश्मन भाई, जो भी आपने 12th तक कर रखा है, ऑब्वियसली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ें एक्स वाई जेड आपने कर रखी है, इनवर्स, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो आपके नहीं आएगा। वहाँ से यदि कुछ आना होगा तो प्रूफ्स आएंगे, क्योंकि आपने प्रूफ 12th में नहीं किया। ठीक है, तो ये यानी कि प्रूफ का कोई क्वेश्चन हो सकता है यदि कोई आना होगा तो। बाकी जो 12th तक की स्टडी हो अंडरस्टूड आपकी नॉलेज। अब यहाँ आपकी स्टार्ट होगी रैंक आपकी आएगी लीनियर इक्वेशन बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, माइनर नॉलेज ऑफ क्रैमर्स रूल दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, ठीक है, एंड डायगोनलाइजेशन। ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं आप उसे कैजुअली रीड कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये यानी कि वेक्टर्स आपके लिए है, रादर 5-6 क्लासेस में वो आपकी ओवर होगी। मैट्रिसेस में भी रफली इसके आसपास ये टाइम लगेगा, या रादर उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको लग सकती है। तो ये यानी कि ये 3 चैप्टर्स करने हैं आपको, और इन 3 चैप्टर्स में मैंने आपसे समझाया कि क्या नहीं करना है। ठीक है, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसके बाद इनवर्स, डिटरमिनेंट, ये सब नॉलेज अंडरस्टूड मानी जाएगी आपकी। मतलब वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और जहाँ से आपने कभी नहीं पढ़ा वहाँ से आपकी एक्चुअल मैट्रिसेस स्टार्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन का पैटर्न आपको ही मालूम है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें आपको क्वेश्चंस तो हमेशा न्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए जरा, यूनिट नंबर 2 आपकी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, जिसमें चैप्टर नंबर 15-16 करना है आपको। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम हैमंड। और मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन में चैप्टर नंबर 17 करनी है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई जहां रुक जाएगी आपकी पोजीशन, उसके आगे आपकी सेमेस्टर 3 में एडवांस एमएमई स्टार्ट होगी। तो आपकी ये पोजीशन 17 तक है, यानी कि यहाँ जो कट हो रही है वो चैप्टर नंबर 18 कट हो रही है। रादर चैप्टर नंबर 18 इज कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आपके कोर्स में नहीं होगा, यहाँ तक के कंटेंट आपके इंक्लूड है। तो ये यानी कि ये 3 कंटेंट है जो आपको करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर क्या है आपका? भाई टोटल 9 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लिखा ही हुआ है क्लियरली, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और यानी कि सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है, द यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। ये यानी कि लिखा हुआ है क्लियरली। क्वेश्चंस जो होंगे ये यानी कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं। मैं अभी आपसे कह रहा था कि आप यदि इसको रीड करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़ रखा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। ऊपर से ये स्टार्ट हुई है, आइजन वैल्यूज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जो चीजें आपने नहीं पढ़ रखी है उसी को आपको स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट यहाँ यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपकी जो है ये आपकी सेकेंड यूनिट की हो गई।
भाई एक तो यूनिट नंबर 1 थी, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, ये आपकी सेवरल वेरिएबल वाली तो यूनिट की हो गई क्वेश्चन, और बी पार्ट भी वही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मिक्सिंग है थोड़ा सा, ये भी उन्होंने उसी ढंग से पुटअप किया है कि ये क्वेश्चंस आपको करने, तो ये यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के मिक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है, समटाइम्स सेपरेशन भी हो सकती है, समटाइम्स मिक्स करके भी आ सकता है, मतलब एक यूनिट के अंदर दूसरा यूनिट इन्वॉल्व होगा, मतलब आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे न्यू मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी। आपकी जो है बुक रादर हैमन, वो बेसिकली एक आइडिया है कि भाई और जो भी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाएगा उसको उस बुक के आसपास रहनी है, लेकिन जब तक आप अपने लेवल को 25% से अबव नहीं करते, भाई बुक तो आपको करनी ही करनी, उससे 25% अबव रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगी। यदि 25-30% अबव नहीं होंगे, सिर्फ बुक स्टिक करेंगे, तो इन जनरल क्वेश्चन का सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी आपकी कम होगी। तो आपको क्वेश्चंस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके सारे कंसेप्ट्स को करें और साथ में क्वेश्चन का लेवल 25% रेज्ड हो। आप कहेंगे रेज कहाँ से होगा, वो फैकल्टी का काम है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है और 25% उसे रेज करे, 25% से 30% रादर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में, तो ये यानी कि उस केस में क्वेश्चन सॉल्व होगी, और नहीं तो आप किसी ना किसी क्वेश्चन में हमेशा अटक जाएंगे। ये यानी कि सारे क्वेश्चन उसी ढंग के हैं जो आपको इन जनरल हैमंड में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नहीं, वो भी मिलेगा आपको, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको हैमंड से नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको 25-30% एक्स्ट्रा करनी होगी, रादर कुछ कंसेप्ट एमए प्रीवियस से भी लेना पड़ सकता है। भाई बुक वहाँ भी चलती है सेम कंटेंट, लेकिन वहाँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपर लेवल का होता है, तो यानी कि ये बात आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको सॉल्व करा ही दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक असाइनमेंट में दूंगा जिसको कि आपको करना है, ये हमारे असाइनमेंट्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए स्टार्टिंग में ही सारे प्रूफ्स हैं, ये यानी कि प्रूफ के भी क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये वेक्टर्स का जितने भी क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं उनको यहाँ हमने ये प्रेजेंट किया है, तो मैंने आपसे ये कहा कि वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। स्टार्ट हम ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा से करेंगे और लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पुट द हेडिंग लीनियर अलजेब्रा एंड वेक्टर्स, उसमें क्लियरली लिख लीजिएगा, लिखिए रेडून। ये यानी कि वेक्टर्स का कंसेप्ट रादर थोड़ा फिजिक्स से मैच करता है। आपको कुछ माइनर कंसेप्ट्स जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स में हैं वो कभी कभी लीनियर अलजेब्रा में ज़रूरत पड़ेगी, तो रादर मैं 10-15 मिनट्स आपको वेक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको वेक्टर्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो लीनियर अलजेब्रा में यूज़ होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि भाई हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स रादर नहीं पढ़ी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हो। तो मैं आपको 10-15 मिनट्स जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स हैं और जो कभी कभी लीनियर अलजेब्रा में यूज़ होती है रादर ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और ध्यान रखिएगा लीनियर अलजेब्रा का मतलब लाइंस की अलजेब्रा है, इसका मतलब लाइंस में कहीं कंसेप्ट है, ठीक है, उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके लीनियर अलजेब्रा बनाई गई है, मतलब एक्चुअल में वो लाइंस की वेक्टर्स थी, ठीक है, तो लाइंस की अलजेब्रा थी रादर, सॉरी, तो लाइंस की अलजेब्रा थी, उस कंसेप्ट को एक्सटेंड करके बनाया गया लीनियर अलजेब्रा। तो ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ट्राई करूंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्सप्लेन करने का कि भाई पहले क्या रहा होगा और धीरे धीरे वो मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो आज की क्लास बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि लाइंस की अलजेब्रा में रहूं, ठीक है, हर एक चीज़ जो मैट्रिक्स में लिखूंगा उसको लाइंस में भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। तो ये यानी कि बेसिक क्लास है, ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट में होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, पहले मैंने आपसे क्या कहा, फिजिक्स वाला कंसेप्ट,
लिखिए वेक्टर्स। राइट डाउन वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction, magnitude and direction। लिखिए सेकेंड पॉइंट, लिखिए स्केलर्स। लिखिए स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज, scalars are those quantities like which have magnitude only, which have magnitude only। भाई आप जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो वो रियल नंबर बेस्ड है, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर्स, क्योंकि आप रियल में ही पढ़ोगे, रियल नंबर बेस्ड, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। ऑल्दो स्केलर्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर्स, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। अब आई नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लिखिए वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखिए फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर ईस्ट, क्या लिखा आपने, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जैसे हमारे पास 10 मीटर ईस्ट है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वो ऑब्वियसली वेक्टर होगी। अब रही बात रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 10 मीटर ईस्ट को, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ये नॉर्थ है, जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, नॉर्थ साउथ, और सॉरी फॉर दैट, ये आपके नॉर्थ साउथ, ये आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट। यहां देख लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर। 10 मीटर ईस्ट रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली 10 मीटर ईस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आप 10 मीटर वाली लाइन तो कोई ड्रॉ नहीं करेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर मान लो, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो एक लाइन 1 सेंटीमीटर की और ईस्ट का डायरेक्शन, सो यहाँ 1 सेंटीमीटर आपकी 10 मीटर। सेकेंड वन है जी, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, तो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और ईस्ट का डायरेक्शन दिया, ठीक है, बी क्लोवर दुश्मन, तो ये आपकी 10 मीटर ईस्ट हो गई। ऐसे ही मुझे 20 मीटर ईस्ट रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, तो रफली मैं ये मान रहा हूँ, प्रॉपर स्केल से नहीं बना रहा, 2 सेंटीमीटर की लाइन, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन और ईस्ट का डायरेक्शन। यहाँ 1 सेंटीमीटर की आपका 10 मीटर है, भाई जो 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया है ऑब्वियसली वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर यहाँ तक। तो ये यानी कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो का मतलब एरो के साथ रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप जो करोगे वो लेंथ आपको वेक्टर के अंदर पुट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मीटर है और डायरेक्शन आपको ईस्ट की देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपकी आ गई। नेक्स्ट आई, तो ये आपकी पॉइंट नंबर 1 हो गई, आप इसको ऐसे स्टार मार्क कर ली। नेक्स्ट आई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, लिखिए इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स।
इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, पुट द हेडिंग। पहले आप स्टेटमेंट लिखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स TWO2, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and direction, if they have same magnitude and direction, मतलब दो वेक्टर्स इक्वल तभी जाने होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ आ जाइए, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सपोज यहां से कोई पर्सन 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया, ये हो गई 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, और सपोज यहां से कोई पर्सन 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया, ये दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स में चेंज तब होता है जब आप या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या बोथ चेंज करो। तो हमने ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस किए ना डायरेक्शन में कोई चेंजेस किए। भाई ये भी नॉर्थ ईस्ट है और ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट है, क्लियर। तो ये यानी कि वेक्टर्स ये दोनों इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि आप वेक्टर्स में चेंज कब होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो और या दोनों चेंज कर दो। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऑब्वियसली सेम वेक्टर है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख लीजिएगा, देखिए, if a vector is displaced, if a vector is displaced parallel to itself, if a vector is displaced parallel to itself, it does not change. If a vector is displaced parallel to itself, it does not change. लिख लिया आपने? एक मिनट यहाँ कंसंट्रेशन आपकी। ये आपकी 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये वेक्टर आप यहाँ पुटअप करो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, ये इक्वल वेक्टर्स माने जाएंगे, क्योंकि रीजन, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डजंट चेंज। चेंज कब होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऑब्वियसली ये इक्वल वेक्टर्स, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आज ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं। मान हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है u, मैं इस पे एरो नहीं लगा रहा हूं। कुछ लोग u के ऊपर एरो लगाते हैं, लीनियर अलजेब्रा में एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप साइड में लिख दीजिए वेर u एंड v आर वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में u के ऊपर एरो लगता है, क्लियर। तो मैं एरो नहीं लगा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। एरो कैसे लगेगा एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे नॉलेज होगी आपकी। ये ऐसे लगाया जाता है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हम जनरली मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में नहीं लगाते। हाँ, वहाँ साइड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि u और v वेक्टर्स है। चलिए, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तो एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल निकालने के लिए वेक्टर्स का टेल मैच होना चाहिए। जब तक टेल मैच नहीं करेंगे तब तक एंगल नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, u को उठा के आप यहां रख दो। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। अब मुझे बताइए v को उठा के कहां रखो, इसके हेड के ऊपर या टेल के ऊपर? तो ऑब्वियसली टेल के ऊपर, क्योंकि जब तक टेल नहीं मैच होगा तब तक एंगल नहीं निकलेगा। तो आपको v को उठा के इसके टेल के ऊपर रख देना। जैसे ही आप ये रखोगे तो दोनों वेक्टर्स का टेल मैच हो गया, ठीक है। टेल जब मैच हो जाएगा तो आपको एंगल मेजर करना है। तो ये रही आपकी एंगल, दैट इज थीटा, क्लियर। और इस थीटा के बारे में याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू 0 to 180 डिग्री होती है, क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा, दोनों वेक्टर्स का टेल मैच करना है, उसके बाद एंगल मेजर कर लेना है, ठीक है, क्लियर।
तो अभी मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑब्वियसली मैं फिजिक्स के कंसेप्ट में हूँ, जो रिक्वायरमेंट इधर है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो ये दोनों वेक्टर्स को मैच करके उसका एंगल निकाल लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स? एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो लॉज हैं, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। Triangle law is called head to tail method. Head to tail method. And parallelogram is called tail to tail method. Triangle law, हेड टू टेल, पैरेललोग्राम टेल टू टेल, ठीक है। अब क्या है टेल टू टेल, क्या है हेड टू टेल, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है u और एक वेक्टर है v, ये दो वेक्टर्स हैं, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट लॉ इज, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, रादर ट्रायंगल फॉर्म होगी, ठीक है। और लेमैन्स लैंग्वेज में उसे कहते हैं हेड टू टेल मेथड, मतलब आपको एक वेक्टर का हेड यूज करना है, दूसरे वेक्टर का टेल यूज करना है। तो आ जाइए, ये मैंने u को उठा के यहां रख दिया। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट डजंट चेंज। अब रही बात v को क्या करें, तो v को उठा के आपको या तो इसके टेल के ऊपर रखना पड़ेगा या इसके हेड के ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हेड टू टेल है, एक वेक्टर का हेड यूज कीजिए, दूसरे वेक्टर का टेल यूज कीजिए। तो मैंने u के हेड पे v का टेल कर देना, तो ये रहा v का टेल। ध्यान रखिएगा पैरेलल, अब उतना यदि एग्जैक्टली नहीं हो रहा हो तो प्रॉपर स्केल से मैंने बनाया नहीं है, तो ऑब्वियसली उतना पैरेलल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ पैरेलली आपको शिफ्ट करनी है जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो। अब आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऐड कर देनी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऐड कर दी। ये ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा u प्लस v। तो हमने क्या बताया आपको कि ट्रायंगल लॉ मेथड इज हेड टू टेल, मतलब एक वेक्टर का हेड यूज करना है, दूसरे वेक्टर का टेल यूज करना है। तो u के हेड पे v का टेल होना चाहिए, ठीक है। और ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब भी ऐड करेंगे तो आपको उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन मिल जाएगा। यानी कि वेक्टर जब आप इंडिकेट कर रहे हैं एरो जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। ऑल्दो यू पे भी हेड एरो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वी पे भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि लीनियर अलजेब्रा में हम जनरली एरो वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके वेक्टर की एडिशन हो गई। अब आइए जरा पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है टेल टू टेल मेथड लिखा हुआ है और ऑब्वियसली पैरेललोग्राम फॉर्म होगी। तो u आपको यहां रिप्लेस कर देनी है। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डजंट चेंज। अब क्या करना है, v को, मेथड इज टेल टू टेल, इसका मतलब दोनों टेल मैच होगी। तो v को उठा के इसके टेल के ऊपर पुट कर दो आप। ये रहा v को उठा के हमने इसके टेल के ऊपर पुट कर दिया। अब यहां पैरेललोग्राम फॉर्म की, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पैरेललोग्राम फॉर्म हो गई,
ठीक है, अब इसको आप अटैच कर लो। ये आपकी u प्लस वी हो जाएगी, यानी कि इस u प्लस वी में और उस u प्लस वी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन की होगी। मेरे डायग्राम में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि रीजन मैं प्रॉपर स्केल में नहीं हूँ। यदि मैं प्रॉपर स्केल से बनाऊंगा तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन की होगी। तो यानी कि ये दो लॉज हैं ऐड करने के, ठीक है, एक हेड टू टेल, दूसरा टेल टू टेल। तो मैंने आपसे कहा कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आपको इस मेथड का ध्यान जरूर रखना है। अब आइए, यहाँ से आपकी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होती है। फिजिक्स के कंसेप्ट की जो माइनर नॉलेज रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आपकी लीनियर अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। लीनियर अलजेब्रा की कंसेप्ट स्टार्ट होती है R1 से। ठीक है, R1 का मतलब R है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, दो डंडे के साथ जब भी लिखते हैं तो ये बेसिकली रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल डंडे में एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये बताना होगा R डिनोट द रियल नंबर, लेकिन आप ये साइन जब भी यूज करेंगे तो कन्फर्मली रियल नंबर है, ये रहने के। आपको मालूम है कि ये आपकी रियल लाइन है, तो आप इसे कह सकते हैं R1 या सिंपली R, लेकिन रिप्रेजेंट्स अ रियल लाइन, अ रियल लाइन। तो जब भी R1 की बात हो या सिंपली R की बात हो, ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यहां यदि कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट का मतलब या तो x का ही कंपोनेंट सपोज की, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ही हम रियल लाइन x एक्सिस लिखते हैं और वर्टिकली y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए जरा R2। R2 का मतलब R क्रॉस R है। एक आपकी रियल लाइन x एक्सिस हुई और एक रियल लाइन y एक्सिस हुई, ये आपकी R2 रिप्रेजेंट करेगी, R क्रॉस R। अब R क्रॉस R के बारे में आपकी नॉलेज बेसिकली सेट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ रादर रिव्यू फॉर्म में। यहाँ आ जाइए, हमारे पास यदि A में है 1 2 3 और B में है 4 5, तो एक बार रिकॉल करके मुझे बताइए A क्रॉस B में क्या क्या मेंबर्स होंगे। एक तो होगा 1 4, एक होगा 1 5, ऐसे ही होगा 2 4 2 5 3 4 3 5, ये मेंबर्स होंगे A क्रॉस B के अंदर। क्लियर? तो वैसे ही R क्रॉस R मतलब एक रियल लाइन x एक्सिस है, एक रियल लाइन y एक्सिस है, तो R क्रॉस R करेंगे, इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपके कवर्ड हो जाएंगे। इज इट ट्रू? तो आप इसे कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका होगा A1, A2 such that A1, A2 belongs to real number। ठीक है, देखिए R2 रिप्रेजेंट्स, लिखिए a set of ordered pair of numbers on a plane। ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि आप 3,4 कांट बी रिटन एज 4,3, 5,6 कांट बी रिटन एज 6,5। ठीक है, दैट्स वाई ऑर्डर्ड। पेयर मतलब दो। भाई इस प्लेन के ऊपर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं सारे R2 के पार्ट होंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, लिखिए R3। R3 का मतलब R क्रॉस R है। ठीक है, आपको मालूम है ये एक x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया और एक z एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई।
तो R3 में कौन होगा, A1, A2, A3 such that A1, A2, A3 belongs to रियल नंबर। इस 3 डायमेंशनल प्लेन पे जितने भी ऑर्डर्ड ट्रायड्स होंगे, ट्रायड्स, वो सब R3 के पार्ट होंगे। क्लियर? अब ये कंसेप्ट आप एक्सटेंड कर लिए, यानी कि ज्योमेट्री सिर्फ R3 तक होती है, इसके बाद कोई ज्योमेट्री नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट इसके बाद भी कैरी ऑन है। इसके बाद कंसेप्ट में लिख ली Rn, ऑब्वियसली R कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसे लिख ली A1, A2 डॉट An सच दैट A1, A2, An बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि इसमें n कंपोनेंट्स हैं, R3 में 3 कंपोनेंट्स हैं, R2 में 2 कंपोनेंट्स हैं, R1 में 1 कंपोनेंट। ठीक है, तो ये यानी कि सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए। R3 के बाद कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, लेकिन कंसेप्ट कैरी ऑन है। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय, क्या होगा, एक तो खुद के प्राइस से गवर्न होती है, सेकेंड वन इनकम से गवर्न होती है, थर्ड वन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से गवर्न होती है, फोर्थ वन हैबिट्स से एंड सो ऑन गवर्न होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक फैक्टर से गवर्न होती है। तो यानी कि वहाँ आपकी जो कंसेप्ट यूज़ होगी वो ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा में Rn की कंसेप्ट यूज़ होगी। ये यानी कि आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो सेट्रस पैरिबस में पढ़ रहे हो, मतलब एक फैक्टर चेंज होगा, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में डे टू डे लाइफ में एक फैक्टर चेंज नहीं होती है, बाकी कांस्टेंट नहीं होते। डे टू डे लाइफ में तो सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स यदि चेंज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट होगी। क्लियर? यदि आप ये बता सकते हो तो आपकी इकोनॉमिक्स काम की है। और यदि आप कहेंगे एक फैक्टर चेंज होगी बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, तो ये तो डे टू डे लाइफ में नहीं होती। तो ये यानी कि डिमांड फंक्शन लोग 12th में भी पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी जाती है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, और डिमांड फंक्शन MA प्रीवियस में भी पढ़ी जाती है। लेकिन तीनों डिमांड फंक्शन में डिफरेंस है। ये ध्यान रखिएगा, MA प्रीवियस में जो पढ़ाई जाती है वो Rn बेस्ड पढ़ाई जाती है, मतलब एक साथ सारे फैक्टर्स चेंज होंगे तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ आपको लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा की ही जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलस के अलावा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते भी हैं कि भाई रियल अलजेब्रा की पेपर वैसे भी आपको जेनरिक में लेना चाहिए यदि आप आगे चल के इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा यदि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे कि आपने लीनियर अलजेब्रा का कोई पेपर कवर किया या नहीं किया। तो ये यानी कि क्योंकि कंसेप्ट ही उसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको स्टडी करने के लिए। इकोनॉमिक्स स्टडी करनी है तो आपको लीनियर अलजेब्रा चाहिए। तो मैंने आपको एक बार समझा दिया कि क्यों रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। जितने भी कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैंने आपसे पहले कहा कि लीनियर अलजेब्रा मीन्स लाइंस की अलजेब्रा, बराबर लाइंस की ज्योमेट्री। तो मैं ट्राई करूँगा सारी ज्योमेट्री R2 में एक्सप्लेन करूँ। आप कहेंगे R3 में क्यों नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है R3 में आपके पॉइंट 3 डायमेंशनल होंगे, रादर वो पॉइंट में हाइट भी होगी, और हाइट वाली कोई भी फिगर यहाँ ड्रॉ नहीं की जा सकती क्योंकि ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल है। ठीक है, आपको कंप्यूटर्स पे ज़्यादा बेटर दिखेगी। ठीक है, तो वो कंसेप्ट मैं आगे नहीं प्रोसीड कर सकता, तो इसलिए मैं कोई R3 में ज्योमेट्री आपको नहीं दिखाऊंगा। जो भी ज्योमेट्री दिखानी होगी मैं R2 में ज्योमेट्री दिखाऊंगा और आपको वो ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। रादर आप उसी का एक्सटेंशन R3 में सपोज कर लें। ठीक है, R3 के बाद तो वैसे भी कोई ज्योमेट्री नहीं होती। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई कैसे लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग तो मैंने आपको थोड़ी बताई, 1-2 पॉइंट और मैं बताता हूँ और फिर लाइंस की ज्योमेट्री में आ जाएंगे। आ जाइए जरा एक एक करके बात करें। लेकिन ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ R2 मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जो भी बातें एक्सप्लेन करूंगा वो R2 में एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो बातें मुझे कहनी है वो लिख लीजिए। लिखिए ईच पॉइंट इन अ प्लेन
each point in a plane is determined by ordered pair of numbers. Each point in a plane is determined by ordered pair of numbers. लिखिए रैंडम, क्या मीनिंग है इसका? यहाँ देखिए ये रहा, आपको मालूम है ये प्लेन है, रादर R2 है। यहाँ यदि कोई पॉइंट है, यहाँ यदि कोई पॉइंट है तो ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा आपको मालूम है? ये आप आज के डेट में तो ये बहुत सिंपल बात है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गई ए, ये हो गई बी, ऑब्वियसली ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखा हुआ है? ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। मैं आपको यहाँ एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, और कभी आपके जब आप इंटरेस्टेड होंगे, आज के डेट में तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं इन जनरल, ठीक है, कि भाई ये जो कंसेप्ट है ना, ये वैसे सुनने में आज की डेट में कितना इजी लग रहा है, लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी ने इस बात को सोची थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो पर्सन उसने सोचा था इसके बारे में, उसका नेम था DESCRATES, रादर डेकार्टे, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इसके बारे में सोचा। ठीक है, पहले भी आपको मालूम है कि पहले जो ज्योमेट्री पढ़ी जाती है, रादर 8th 9th इन सब में जो ज्योमेट्री पढ़ी जाती है आज के डेट में, ठीक है, वो ज्योमेट्री जो पढ़ी जाती है वो यूक्लिड की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि लाइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी वो बहुत पहले इन्वेंट हुई थी। वो ज्योमेट्री बहुत ही टफ ज्योमेट्री मानी जाती है, ऑल्दो आपने बहुत ढंग से नहीं पढ़ी होगी। उसमें 50 80 थ्योरम्स है। आज के डेट में तो रिड्यूस होकर हार्डली 3-4 थ्योरम्स में आ गई है। ठीक है, उतनी नहीं पढ़ाई जाती है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले लोग सारे पढ़ते थे। ठीक है, आपको अभी भी मिल जाएगी जो एक्चुअल उसकी बुक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये तो बहुत पहले की ज्योमेट्री है। उस ज्योमेट्री को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, आज भी किसी को पढ़ाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, ये यानी कि आसान काम नहीं उस ज्योमेट्री को पढ़ना। उस ज्योमेट्री को चेंज करने वाला ये पर्सन था, दैट इज कॉल्ड डेकार्टे। आप कहेंगे डेकार्टे ने कैसे चेंज किया? तो ये ध्यान रखिएगा, डेकार्टे के बारे में एक बार कहा जाता है कि डेकार्टे लंबे टाइम के लिए बीमार हो गया था। ठीक है, काफ़ी टाइम तक बीमार चल रहा था। ठीक है, तो बीमार चल रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि भाई उसने सीलिंग के ऊपर मक्खियों की मूवमेंट देखी। वैसे भी जो लोग बीमार होते हैं उनके आसपास मक्खियाँ ही घूमती हैं, ये एक अलग बात। ठीक है, तो ये यानी कि सीलिंग के ऊपर उसने मक्खियों की मूवमेंट देखी, और वो मक्खियों को देखता रहा, और अचानक उसको एक बात स्ट्राइक कर गई कि जो सीलिंग के ऊपर जो मक्खी मूव कर रही है, वो हर एक मक्खी एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो यहाँ इंडिकेट किया है मैंने आपके लिए। भाई उसको ये समझ में आ गई कि हर एक मक्खी जो सीलिंग के ऊपर है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। बस इतनी बातें उसको समझ में आनी थी। फिर उसने 2 मक्खियों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। आप कहेंगे कैसे निकाल लिया? बाय डिस्टेंस फार्मूला, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, क्लियर? फिर उसने सेक्शन फार्मूला एंड सो ऑन, उसने पूरी यूक्लिड की ज्योमेट्री को चेंज ही कर दिया। ठीक है, क्लियर? पूरी की पूरी ज्योमेट्री चेंज कर दी, और वो ज्योमेट्री आज की डेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से जानी जाती है। ठीक है, गिवन बाय डेकार्टे। इसलिए लोग कहते हैं जब ज्योमेट्री स्टार्ट होती है तो वहां लिखी जाती है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कई लोग कहते हैं कार्टेशियन क्या है? वो बेसिकली डेकार्टे का कार्ट। ठीक है, तभी उसका नेम सबसे पहले आता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बस सिर्फ एक बात जो समझा कि हर एक मक्खी जो सीलिंग के ऊपर है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, बस इतना ही समझना था। उसने पूरी की पूरी ज्योमेट्री चेंज कर दी। क्लियर? तो आज की डेट में जो कंसेप्ट आपको इजी लग रहा है वो पहले के टाइम में इजी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते, लिखिए पॉइंट नंबर 2। लिखिए द पॉइंट ए कॉमा बी
लिखिए द पॉइंट ए कॉमा बी ज्योमेट्रिकली represents the line joining origin to A comma B। भाई आपका कोई भी पॉइंट A कॉमा B है वो बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू A कॉमा B है। मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब से यदि मैं आपसे कहूँ 3,4 तो आपको दिमाग में ये लेके आना है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 3,4। ऐसे मैं कहूँ 5,6 क्या मीनिंग, और ज्योमेट्रिकली मीनिंग लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 5,6। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट ए कॉमा बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू ए कॉमा बी। अब आइए थर्ड वन, लिखिए द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ए कॉमा बी द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ए कॉमा बी द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ए कॉमा बी इज ऑल्सो, लिखिए इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिए ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स, या कुछ लोग कहते हैं कॉलम वेक्टर, लिखिए ए बी। बाय ज्योमेट्रिकल पॉइंट ए कॉमा बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर ए बी। मतलब ये जो पॉइंट है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कुछ लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। आप कहेंगे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि कोई भी पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बाय लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू दैट पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर है। जैसे 3,4 एक वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये आप क्लियरली देखिए, लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 3,4, और आपने उसे कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। दैट्स वाई कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। यानी कि इसे आप रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन 90% ऑथर कॉलम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। यदि आप इसे रो मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इसे हम रो वेक्टर भी कहेंगे। गॉट इट? तो ये यानी कि कुछ लोग कॉलम यूज करते हैं, कुछ लोग रो यूज करते हैं, लेकिन 90% कॉलम से यूज करते हैं। तो ये तीन बातें मैंने आपको समझाई कि हर एक पॉइंट जो इस प्लेन के ऊपर है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वन, द पॉइंट ए कॉमा बी ज्योमेट्रिकल मीन्स लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू दैट पॉइंट। और थर्ड वन, ए कॉमा बी को हम कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। आप चाहें तो रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। अब आइए इसके बाद आगे मूव करें। लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। in R2। आज ये जरा एक एक करके बात करें। लिखिए लेट u इज इक्वल टू 2,0। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि इसे आप कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू 0,2, इसे भी आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये बेसिकली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये होगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन R2 में तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना। मुझे एक्सप्लेन करना है लीनियर अलजेब्रा, रादर लाइंस की अलजेब्रा। लाइंस में क्या मीनिंग होती है इसकी, ठीक है, जिससे कि आगे फॉरवर्ड यदि कोई कंसेप्ट आए तो मैं आपको बता सकूं। आइए जरा लाइंस में क्या रिप्रेजेंट है। पहला वेक्टर है हमारा 2,0। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि ये लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 2,0 होगी। लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 2,0। दूसरा वेक्टर क्या है 0,2।
इसका क्या मीनिंग है? लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 0,2। भाई आप क्लियरली देख लो, दोनों वेक्टर्स का टेल मिला हुआ है। अब रही बात ट्रायंगल लॉ लगेगा या पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है पैरेललोग्राम लॉ टेल टू टेल मेथड है, तो आप पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो। ये आपकी जो वेक्टर होगी ये ऑब्वियसली 2,2 को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपकी u है, ये v है, ये ऑब्वियसली u प्लस v। तो जो चीज़ें मैंने आपको इधर लिख के दी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बी किलोवर्ड दुश्मन। मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन नहीं करना, ये आप पहले से भी जानते हो। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। कुछ लोग कहते हैं लेंथ ऑफ अ वेक्टर, कुछ लोग कहते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। देखिए लेट u इज इक्वल टू a कॉमा b। आपको मैंने ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझा दी। ये आपका लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू a कॉमा b होगी, जो भी वेक्टर लिखा जाएगा। आपको ये अच्छी तरह से पता है, ये a हो गया और ये b हो गया। अब रही बात लेंथ निकालना है इसका, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यानी कि लेंथ लिखने का तरीका दो डंडे के हेल्प से, ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। यदि आप सिंगल डंडा लगाएंगे तो ये मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर होगा, ठीक है। तो जब भी लेंथ इंडिकेट करना हो तो दो डंडे का हेल्प लीजिएगा। मॉडुलस इंडिकेट करना हो, मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर, तो एक डंडे का हेल्प लेना, बी किलोवर्ड दुश्मन, ठीक है। एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। तो मुझे देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें यदि तीन कंपोनेंट होगी तो एक और कंपोनेंट अटैच कर लीजिएगा। भाई यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर। मैंने आपसे क्या कहा, जो कंसेप्ट है वो R2 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन R3 के लिए एक कंपोनेंट बढ़ा लीजिए और कुछ नहीं करना आपको। एक रिमार्क पुट कर लीजिएगा, और ये कन्वेंशन याद रखिए कि यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इन जनरल ये मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। क्योंकि आपके कोर्स में स्केलर रियल नंबर ही है, तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्केलर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ कोई चीज़ लिखी हुई है, तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर कहें या नॉर्म ऑफ अ वेक्टर कहें, एक ही बात। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। लेके हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन same as given vector। देखिए फॉर एग्जाम्पल u इज इक्वल टू 3,4। क्या लिखा हुआ है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन सेम एज गिवन वेक्टर। मान हमारे पास u 3,4 है, तो सबसे पहले तो आप इसका लेंथ निकाल लो। लेंथ निकालना कोई बहुत बड़ा काम तो आपने है नहीं, लेंथ कहो या नॉर्म कहो एक ही बात है। तो लेंथ इसकी 5 आ गई, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 एक। अब यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो वेक्टर है उसको लेंथ से डिवाइड दे दो। कितने लेंथ की है, 5 लेंथ की है, 5 से डिवाइड दे दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर में चली जाएगी। 10 लेंथ की है, 10 से डिवाइड दे दो, यूनिट लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, u डिवाइड बाय लेंथ ऑफ u कर देना।
कोई भी वेक्टर है उसको अपने लेंथ से डिवाइड दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर में आ जाएगी, ये आपकी यूनिट वेक्टर। कुछ लोग इसे यू हैट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेकिन मैं सिंबल्स में नहीं जाऊंगा, आप सीधा ऐसे लिख लीजिए कि ये आपकी है। मुझे बताइए आपके पास कितने लेंथ है, 1/5, 3,4, ऑब्वियसली ये 3/5, 4/5 हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रही आपकी 3,4, ये 3, 4 है, ऑब्वियसली ये लेंथ आपकी 3 है, ये लेंथ 4 है। मैंने आपसे क्या कहा, कितने लेंथ की हो गई, ये 5 लेंथ की है, 5 से डिवाइड दे दी, ठीक है। तो जो भी वेक्टर आपकी आएगी वो यूनिट वेक्टर होगी। 5 से डिवाइड देंगे तो रफली ये वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर होगी। क्लियरली इंडिकेट कर लीजिएगा, ये आपकी यूनिट वेक्टर होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, लिखा हुआ कंसेप्ट में हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन सेम एज गिवन वेक्टर। ये देखिए यूनिट 1 लेंथ की है रफली, ठीक है, और डायरेक्शन वही है। अब आइए जरा, यहां से आपकी कंसेप्ट आप चेंज हो रही है, रादर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ की तरफ जाएंगे, इसका मतलब आपकी एक्चुअल कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन वाले कराऊंगा अभी मैं आपको। आई यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट या ऑब्लिक में लिखिए डॉट प्रोडक्ट, या कुछ लोग कहते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहां से पहले तो ये होता क्या है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, लेकिन लेट u इज इक्वल टू x1 x2 एंड v इज इक्वल टू y1 y2। आगे लिखिए u डॉट v, स्केलर प्रोडक्ट लिखा ही हुआ है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो u डॉट v में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात करनी है, फर्स्ट कंपाउंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड कंपाउंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करनी है। ये लिखिए x1 y1 प्लस x2 y2। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि u इज इक्वल टू 3,4 एंड v इज इक्वल टू 5,6, तो मुझे u डॉट v में क्या आएगा, 3 × 5 प्लस 4 × 6, आई थिंक 39 आ जाएगी आपकी। अब रही बात, एक बात समझिए जरा, भाई लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। स्केलर मीन्स रियल नंबर, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। रही बात डॉट प्रोडक्ट, तो मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में डॉट लगता है, इसलिए लोग इसे डॉट प्रोडक्ट कहना स्टार्ट किए, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जो भी बातें हो रही है वो इनर हो रही है, कोई बाहर से कोई सोर्स नहीं आ रही। गॉट इट। तो ये यानी कि इनर प्रोडक्ट के नेम से इसलिए जाना जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपके बहुत, वैसे सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो बार बार क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको वो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, वो आपके काम की है, और एक जो फिफ्थ लिखूंगा वो आपके काम की होगी। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखूंगा ऐसा नहीं कि काम की नहीं है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आपको ऐसी कोई खास नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि एक फर्स्ट और एक फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिखूंगा, यानी कि प्रॉपर्टीज को आपको प्रूफ करने आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ आपके कोर्स में है। और दूसरी बात कि यूज उसको करने आना चाहिए, भाई किसी क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये समझ में आना चाहिए आपको। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ ले जाए, लिखिए पुट द हेडिंग
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए u डॉट u इज इक्वल टू लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर। लिखिए प्रूफ, लिखिए u इज इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn। आगे लिखिए u डॉट u, आपको मालूम है u डॉट u में क्या होगा भाई, x1 x2 xn फिर से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, x1 x2 xn डॉट x1 x2 xn, यानी कि प्रूफ हमेशा Rn पे करना है, R2 पे प्रूफ नहीं। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी x1 स्क्वायर हो जाएगी। सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए, nth कंपोनेंट को nth कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, x1 स्क्वायर से स्टार्ट xn स्क्वायर होल स्क्वायर। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये जो इनर वाला पार्ट है स्क्वायर छोड़कर, वो बेसिकली लेंथ ऑफ u है। क्या है लेंथ ऑफ u, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंथ ऑफ u यदि दो कंपोनेंट होगा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तीन कंपोनेंट होगा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, तो n कंपोनेंट होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी क्वेश्चन में यदि आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे नहीं पता चल रहा है, तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर ट्राई करनी चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं, प्रॉपर्टी u डॉट u इज इक्वल टू लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर। इसको आप ट्राई करेंगे तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए सेकेंड वन, लिखिए u डॉट v is equal to v dot u, where u and v are vectors। u और v क्या है, वेक्टर्स है। लिखिए प्रूफ, प्रूफ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है। u की जगह लिख दिए x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn, और v की जगह आपकी मर्जी y1 y2 yn बिलोंग्स टू Rn, ठीक है। ए बी सी में लिखना चाहें, जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। अब लिखिए u डॉट v, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई, nth कंपोनेंट को nth से मल्टीप्लाई। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि x1 y1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज y1 x1, तो इसको आगे कर दिए, y1 आगे x1 पीछे, y2 आगे x2 पीछे, yn आगे xn पीछे। ये ऑब्वियसली आपकी आ जाएगी y1 y2 yn डॉट x1 x2 xn, ये आपकी हो जाएगी v डॉट u। भाई वो u डॉट v थी तो ये v डॉट u हो गई, क्लियर। तो ये यानी कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। अब आइए थर्ड वन, लिखिए u प्लस v डॉट w इज इक्वल टू u डॉट w प्लस v डॉट w, वेर u v w आर वेक्टर्स। भाई आपको कुछ नहीं करना है, u की जगह x1 x2 xn, v की जगह y1 y2 yn, और w की जगह z1 z2 zn। प्रूफ कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर w से डॉट करा लीजिएगा, आता ही है डॉट कराने आपको फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से।
और ऐसे ही RHS निकालिएगा, आपसे हो जाएगा सॉल्व। तो इस प्रूफ में कुछ है नहीं जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, बस ध्यान रखिएगा U क्या लेना है, V क्या लेना है, W क्या लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा U x1 x2 xn, V W क्या है, y1 y2 yn, W क्या है, z1 z2 zn। प्रूफ आपसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। लिखिए फोर्थ वन, लिखिए के यू डॉट वी इज इक्वल टू के यू डॉट वी। लिखिए वेर के इज स्केलर, मैंने आपसे पहले ही कहा स्केलर आपके कोर्स में रियल नंबर है। देखिए u एंड v आर वेक्टर्स। k स्केलर है, k को एज इट इज छोड़ दिए, u की जगह x1 x2 xn, v की जगह y1 y2 yn, ठीक है। k अपनी पोजीशन पर रहेगा, k क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो एक ही कंपोनेंट होती है, ठीक है। तो ये यानी कि के यू पहले कर लेना है, फिर डॉट कराना है v से, k को बाहर रखना है, u डॉट वी, तो LHS RHS आपकी इक्वल हो जाएगी। अब आइए फिफ्थ वन, फिफ्थ वन आइए जरा, छोटी सी बात मुझे करनी है आपके लिए। लेकिन इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल हम कहते हैं परपेंडिकुलर को, लिखिए परपेंडिकुलर, लिखिए देन u डॉट v इज इक्वल टू 0। भाई u और v यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो u डॉट v 0 होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए प्रूफ आपको करवा देता हूँ। लिखिए प्रूफ, आज ये प्रूफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। एक वेक्टर है आपका u और एक वेक्टर है v। ये आपका u है और ये v है। एरो लगाना चाहें लगा सकते हैं, उसके ऊपर ये नहीं है, लेकिन हम जनरली एरो लीनियर अलजेब्रा में नहीं लगाते, उसकी जगह साइड में लिख दिया करते हैं कि u एंड v आर वेक्टर्स। भाई पहले तो ये देखिए ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल है क्योंकि परपेंडिकुलर। और ध्यान रखिए दोनों वेक्टर्स का टेल मैच होना चाहिए, ये भी बात आपको समझ में आ रही है कि टेल मैच, ठीक है। अब रही बात हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने ज्वाइन कर दी। वेक्टर विदाउट एरो नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए किसी एक तरफ एरो या तो यहां या यहां लगाना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहां आपकी एरो लगा दी, कहीं भी लगा ली। तो मुझे बताइए, और इस वेक्टर को नेम दे दिया हमने थोड़ी देर के लिए x। क्या नेम दिया, x। तो मुझे बताइए ट्रायंगल लॉ तो आपने पढ़ा है ना, हेड टू टेल मेथड। v के हेड पे x का टेल है, इज इट ट्रू? v के हेड पे x का टेल है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को जब भी आप रिजल्ट ज्वाइन करेंगे, मतलब यहां से स्टार्ट हुई, यहां जाइए और यहां से यहां आ जाइए, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन बेसिकली u होगा। ये ट्रायंगल लॉ कहती है। भाई आपको मालूम है हेड टू टेल मेथड, एक वेक्टर का हेड तो दूसरे वेक्टर का टेल, तो ये मैच होने पे आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो आएगी v प्लस एक्स, जो ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग v प्लस एक्स आपकी u है। साइड में मैं लिख देता हूं बाय ट्रायंगल लॉ, देखिए v प्लस एक्स इज इक्वल टू u, देखिए दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू u माइनस v, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा v प्लस एक्स आपकी u हुई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गई, u माइनस v। यहां लिख दी x इज इक्वल टू u माइनस v। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उसके साथ ही आंसर आ जाएगा। लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यू माइनस वी होल स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि लेंथ डबल डंडे के हेल्प से, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ यू होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन दिस इम्प्लाइज, आपको मालूम है फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ यू होल स्क्वायर क्या होती है, यू डॉट यू, ये क्या होगी वी डॉट वी, और ये वाला क्या होगा u माइनस वी डॉट यू माइनस वी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्केलर प्रोडक्ट की। लेकिन नेक्स्ट u डॉट यू v डॉट v, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन u डॉट, एक तो u आएगा, एक v डॉट v होगी, एक u डॉट माइनस v होगी, और एक होगी माइनस वी डॉट यू, या यू डॉट माइनस वी हो गया ना, और एक हो गई माइनस वी डॉट यू, माइनस वी, ठीक है, डॉट यू। भाई यू डॉट यू माइनस वी डॉट माइनस वी, तो ये तो मैंने सिंपली लिख दिया वी डॉट वी, यू डॉट माइनस वी, और एक माइनस वी डॉट यू, ये लिख दी। अब आपको ये मालूम है ये टर्म आपकी कैंसिल आउट है, जो रह गया उसको लिख ली, ये आपकी इधर हो गई ज़ीरो, ये तो बेसिकली सेम है, u डॉट माइनस वी डॉट यू, तो बेसिकली ये माइनस यू डॉट वी हुई, और दूसरा वाला भी माइनस यू डॉट वी हुई, ये हो गई माइनस 2 टाइम्स यू डॉट वी इज इक्वल टू 0, तो फाइनली u डॉट वी इज इक्वल टू 0। तो अगेन जो एक प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये, ठीक है, मैंने इसकी प्रूफिंग आपको करा दी। अब एक आध दो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी हुई जो आपके काम क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो उसमें से फर्स्ट वन फिफ्थ वन मैंने आपको प्रूफ करा दिया, सेकेंड वन ऐसे ही था, थर्ड वन ऐसे ही है, फोर्थ वन भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जो काम की प्रॉपर्टी है वो प्रूफ करा दी। अब आइए एक दो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया, चलिए एक क्वेश्चन तो यही है आपका जो आपके एग्जामिनेशन में आया, देखिए के यू लेंथ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के लेंथ ऑफ यू। एक तो आप ये पहले पहचानिए कि कौन स्केलर है कौन ये है, ऑल्दो लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। लिखिए वेयर के इज स्केलर एंड u इज वेक्टर। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में है। प्रूफ कैसे करेंगे, आइए जरा स्टार्ट करें। लिखिए प्रूफ वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में बताया। लिखिए लेट u इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू Rn, ठीक है। आगे लिखिए के यू, ये बेसिकली के x1 के x2 के xn हो जाएगी। भाई के क्या है, रियल नंबर है आपकी। अब आइए के यू का लेंथ निकालिए। आपको मालूम है लेंथ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का होल स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट का होल स्क्वायर, nth कंपोनेंट का होल स्क्वायर विथ अंडर रूट। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर बाहर कर लिए, x1 स्क्वायर से लेकर xn स्क्वायर तक। अब आपको एक बात समझनी है जो बहुत ज़रूरी भी है, वो माइनर सी ही बात है लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कि भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी मिले तो आपको क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ एक्स।
उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ के लिखिएगा। अब ये जो रह गया उसको लिख दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ यू है। ये आपकी प्रूफ हो गई। कैसे करना है मैंने आपको क्या समझाया कि भाई कुछ नहीं, स्टार्ट होइए कि u क्या है, k क्या है, सारी चीज़ें लिखिए। आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ मालूम है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसको स्टार्ट किए और ध्यान रखिए जो माइनर माइनर बातें हैं उसको, ठीक है। तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। एक और मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में इन जनरल आता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आज के लिए हम इतना ही तक कवर करेंगे। आ जाइए जरा। भाई एक फेमस है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आपके नेम आपने जैसे सुना वो आपको भी मालूम होगा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। इक्वल तभी होगा जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे। तो आप कहेंगे ये तो कॉलिनियर है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो तो उसमें कॉलिनियर का कंडीशन हमेशा पढ़ा जाता है। बी क्लेवर दिस वन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो तो साथ में ये भी पढ़ते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कब होगी। जीरो होने का मतलब वो तीनों पॉइंट से एक लाइन पे कब होंगे, बराबर कॉलिनियर कब होगी। तो ये एक कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक माइनर सा कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी, छोटी सी बात, कि उसमें एक इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो ऑल्दो वो एक लाइन है, सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ क्या होती है कॉची-श्वार्ट्ज। रिव्यू फॉर्म में यहाँ लिख लीजिए साइड में। आपको अभी नेम में नहीं आना है, सिर्फ ये याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो रिव्यू फॉर्म में बताऊंगा उसमें पहले तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लें। आ जाइए जरा भाई, ये आपकी u प्लस वी है, लेंथ इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है और जो रिव्यू में कॉची-श्वार्ट्ज बताऊंगा वो आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने ये बताया कि भाई ट्रायंगल का एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। डायग्राम आपके पास होगा ही, जो मैंने आपको हेड टू टेल मेथड में बताया था। ये आपकी u है, ये v है, ये पोर्शन आपकी u प्लस v है। जानबूझ के मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे कि भाई आपको मालूम है ये लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, u प्लस v लेंथ से। प्रूफ करने के लिए मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी प्रूफ करना हो और आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा हो तो स्केलर प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल कर लीजिए। क्या है स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी? लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर इज इक्वल टू u डॉट u। ये प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा 90% क्वेश्चंस में लगेगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहां लगा दीजिए u प्लस वी लेंथ होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस वी डॉट u प्लस वी। पहला प्रॉपर्टी लग गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते चलिए, लिखिए u डॉट u डॉट v डॉट u v डॉट v। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर होगी।
ये लेंथ ऑफ वी होल स्क्वायर होगी, और ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है u डॉट v डॉट u इक्वल होती है, जो मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में लिखवाया है। तो ये आपकी 2 टाइम्स u डॉट v होगी। अब आपको जरूरत पड़ेगी इसे लेंथ में लिखना है आपको, तो इसे लेंथ में लिखना है, तो आप इसे ऐसे लिखिए। इसके लिए आपको कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। ये जो u डॉट v होती है वो लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v होती है। तो अभी आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। ये यानी कि u डॉट v इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू u डॉट v इंक्लूडिंग मॉड, इवन मॉडलेस भी लगा लेंगे तो भी लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v से लेसर होगा। विदाउट मॉड तो वैसे भी होगा, क्योंकि मॉड किसी भी चीज़ को क्या करता है, पॉजिटिव कर लेता है। तो ये यानी कि विथ मॉड या विदाउट मॉड हो वो हमेशा इससे लेसर होगा। यही कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए लेस देन इक्वल टू, किसके थ्रू बताया हमने, कॉची-श्वार्ट्ज SCHWARTZ इनइक्वालिटी। क्या होती है इनइक्वालिटी, ये अलग से मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। अभी तो मैंने आपको कहा कि हमने इसका यूज किया। ये हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन therefore लेंथ ऑफ u प्लस v होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v कंप्लीट का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑब्वियसली a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, लेकिन therefore लेंथ के नेगेटिव होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए आप ईजिली इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए, नेगेटिव वाला कोई टर्म नहीं आएगा। ये हो गई प्रूफ आपकी, ठीक है। एक इनइक्वालिटी जो मैंने लिया है वो क्या है, u डॉट v इज लेस देन इक्वल टू, इवन u डॉट v में मॉड भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v। 2 तो एज इट इज है जो मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने पीछे से 2 कराए, ये एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो पहले भी जो कराया वो आपके फंडामेंटल्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनके नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। आज के लिए यहीं तक।